जी नमस्कार। देश का एक ऐसा परिषद जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। कहते हैं कि एक मंत्री का द्वारा किया गया कार्य समस्त मंत्रियों का कार्य माना जाता है, यानी सामूहिक कार्य माना जाता है। अगर हम भारत की मंत्रिपरिषद व्यवस्था को ध्यान से देखें तो देश के संविधान के आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 में ये बात कही गई है कि एक मंत्रिपरिषद होगा। अब इस मंत्रिपरिषद में अगर आप देखें तो आपको कुछ इस तरह के मंत्री की श्रेणियां दिखाई देंगी। अगर हम मंत्रियों की श्रेणी की बात करें तो ऐसी श्रेणियां आपको दिखाई देंगी। देखिए, सबसे नीचे आपको दिखाई देगा, सबसे ऊपर आपको कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव। ये इन्हीं श्रेणियों को मिलाकर के एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। यदि हम मंत्रिपरिषद में देखें कैबिनेट मंत्री, तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता आपका उपमंत्री करता है, और इन सब की सहायता जो है संसदीय सचिव करते हैं। तो अगर आप समझे तो आप सोचेंगे कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री शीर्ष अवस्था पे होता है, उसके बाद हर एक कैबिनेट मंत्री का एक राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्रियों में भी दो तरह के मंत्री हमें दिखाई देते हैं। एक होता है स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। अब आप सोचेंगे कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या होता है। देखिए, अगर कैबिनेट मंत्री अपने पद पर उस समय उपस्थित नहीं है तो उसके कार्यों को निर्वहन करने के लिए राज्य मंत्री वहां चला जाता है। जैसे मान लीजिए राजनाथ सिंह है, इसके अलावा मान लीजिए अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं। तो अगर वो कैबिनेट मंत्री हैं, वो अपने पद पर नहीं है, उस समय कहीं बाहर चले गए हैं, तो उनके जगहों पर अगर राज्य मंत्री जाकर के उनके कार्यों का निर्वहन करता है तो वो राज्य मंत्री उस समय क्या कहलाता है, स्वतंत्र प्रभार, क्योंकि उनके कार्यों को वो एज अ प्रभार ले रखा है, लेकिन उसको निर्णय लेने का अधिकार है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। और अगर वो कैबिनेट मंत्री मौजूद है तो वो मंत्री राज्य मंत्री बन के रहेगा। तो एक तरह से हम कहते हैं इसको कि राज्य मंत्री। तो इस तरह से देखें तो मंत्रियों की श्रेणी में अगर देखें तो कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव। देखिए, एक बात बहुत गौर करने वाली बात है कि मंत्रिपरिषद का एक भी मंत्री अगर जो कार्य करता है वो सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद उसके लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। लॉर्ड मार्ले ने कहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यह बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आपका संगठन कैसे लोगों से पटा पड़ा हुआ है। 7 दोस्तों का एक जत्था पिकनिक मनाने के लिए एक आइलैंड पर निकलते हैं। सबने अपनी अपनी टिकट ली, सब अपनी अपनी सीट पर आकर के बैठ जाते हैं। कुछ दूर यात्रा करने के बाद आपसी मतभेद हो जाता है। एक नवयुवक अपनी सीट के नीचे से ड्रिल मशीन निकालता है और अपनी सीट पर छेद करने लगता है। इतने में बाकी उसके 6 दोस्त आपत्ति करते हैं। वो कहते हैं, क्या तू पागल हो गया है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, खुद तो डूबोगे और हमें भी लो डूबोगे। आपको क्या लगता है उनका विरोध करना जायज था? बिल्कुल जायज था। वो नवयुवक कहता है कि चुप रहो, ये ड्रिल मशीन मेरी अपनी है, इस यात्रा का टिकट का खर्च मैंने दिया है, ये सीट मेरी अपनी है, मैं अपनी सीट के नीचे छेद कर रहा हूं, मुझे जो मन करे मैं वो करूं, तुम्हें इस बात से क्या तकलीफ है? आपको क्या लगता है कि उनको यह उसका निर्णय रह गया? नहीं, अब उस नवयुवक का निर्णय नहीं रह गया। उसी तरीके से मंत्रिपरिषद का एक मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय सामूहिक रूप से पूरे मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। यानी एक मंत्री अगर जो निर्णय लेगा पूरी पूरी मंत्रिपरिषद उसका निर्णय माना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर एक मंत्री डूबेगा तो पूरी पूरी मंत्रिपरिषद डूबेगी। तो ये कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद में बहुमत से लिया गया निर्णय सभी का सामूहिक निर्णय माना जाएगा। यानी एक मंत्री अगर सहमत नहीं है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि 20 मंत्री हैं और 20 मंत्रियों में से उसको बहुमत के आधार पे कोई कानून पास कर रहे हैं, वो अपने में मेजोरिटी बना करके उसमें 2/3 बहुमत से उसको पास कर रहे हैं। कोई एक मंत्री ऐसे उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, तो उनको ना तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देना पड़ेगा। भारत के इतिहास में ऐसा कई बार देखने को मिला। जैसे हिंदू कोड बिल 1953 में जब लाया गया तो BR अम्बेडकर जो कि क्योंकि ब्राह्मणवादी नीतियों से क्योंकि विरुद्ध जा रहे थे तो इनको खुद त्यागपत्र देना पड़ गया इस मामले में। तो देखा गया तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसी वर्ष आप देखें तो राज्यों के पुनर्गठन नीति का जो मामला था, इसके संबंध में
इसके जब मतभेद हो गया तो सी डी देशमुख को भी त्यागपत्र देना पड़ गया था। 1986 में तलाक के बचाव के संबंध में, मुस्लिम महिलाओं के संबंध में जो आरिफ मोहम्मद को भी त्यागपत्र देना पड़ा। तो ऐसे कई बार ऐसे हुआ कि जब मंत्री को खुद ही अपने मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं त्यागपत्र देना पड़ गया था। भारत में अगर उसको इस बात को और थोड़ा स्पष्ट करें तो आप ये समझिए कि जैसे कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव, तो अगर हम कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का जो स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री है जो कि कैबिनेट के लिए मदद करने के लिए बनाया गया है, इन दोनों को अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन ऐसे समझिएगा, जैसे ये कैबिनेट मंत्री हो गए और ये जो पोर्शन है ये समझिए कि ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। यह दो टाइप के मंत्री मिल करके किसका निर्माण करते हैं? मंत्रिमंडल का। और बाकायदे अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ हमको उल्लेखित मिलता है तो कहते हैं कि आर्टिकल 352 आमतौर पे आपको सुन के ही लग रहा होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल है। बिल्कुल, कहते हैं कि वहीं पर ये बात का उल्लेख मिलता है हमें कि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल सलाह देता है और उसकी सलाह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय आपात, तो ये राष्ट्रीय आपात किसकी सलाह पर राष्ट्रपति घोषित करता है? मंत्रिमंडल का। और इस शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? 352 में। तो एक बात तो और स्पष्ट कर लीजिए कि अगर हम संख्या के मामले में देखें, संख्या डिजिट के मामले में, तो जो ज़्यादा लोग हैं वो कहाँ पर हैं? मंत्रिपरिषद में। और अगर हम संख्या कम देखें तो कहाँ है? मंत्रिमंडल में। लेकिन अगर हम इसकी संख्या को देख रहे हैं तो इसके पावर को भी देखना जरूरी है। देखिए, इसका पावर ज़्यादा है, यानी यहाँ देखें तो यहाँ शक्तियाँ ज़्यादा हैं, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? संख्या बल, संख्या बल मिलेगा। यहाँ पर संख्या के मामले में ज़्यादा है। तो निर्णायक कहाँ ज़्यादा हो गया? निर्णायक क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे क्रीम लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। और उसी तरीके से कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का भी प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद क्या करता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा दिया गया सलाह ये बहुत ज़रूरी है। वो किसी न्यायालय में उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब सीधा सा मतलब वही 74 वाला आर्टिकल जब आप देखते हैं ना कि राष्ट्रपति को उसने कोई सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य है। तो राष्ट्रपति के दिया गया जो सलाह है मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो राष्ट्रपति महोदय भी क्या करते हैं? उसको सुनते हैं, या एक बार वापस करने का उसको राइट तो अभी मिल गया है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मामला जो है वो न्यायालय तक नहीं जाता है और ये मतलब मामला वहीं से ही रख दिया जाता है। तो न्यायालय के सीमा के क्षेत्र के बाहर कर दिया गया है इसको। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में केवल जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसके कितने लोग शामिल होते हैं, तो आप इसको एकदम स्पष्ट वे में समझिए कि पूरी की पूरी लोकसभा की जो संख्या होती है, पूरी लोकसभा की संख्या, इस पूरी संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, उससे अधिक नहीं हो सकता। अब उसमें क्या है कि इसके लिए 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया और भारतीय संविधान का आर्टिकल भी जोड़ा गया। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 का कैपिटल ए, हमेशा कैपिटल ए, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है कि मंत्रिपरिषद जो आप देखते हैं एक तरह से विभाग की तरह दिखाई देता है ना हमें, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। तो ये प्रावधान देखने के लिए आपको एक बात और समझना होगा कि याद करिए आप लोग कि 1861 में एक आया था प्रावधान विभागीय प्रणाली, और कौन लेकर के आया था? तो विभागीय प्रणाली लाने वाला व्यक्ति कौन है? कैनिंग। तो कैनिंग जो विभागीय प्रणाली लाया था वही प्रावधान कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो जो ये प्रावधान ऐड किया गया है, संसदीय सचिव अभी लगभग वो चीज़ें मंत्री परिषद में हमें उतना दिखाई नहीं देता। कारण क्या है कि अगर हम इसको मोटा मोटी देखें तो कह सकते हैं कि 1967 से लेकर के और जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब बना दिए गए थे तब तक के प्रावधान में आप देखेंगे तो हमें संसदीय सचिव का उल्लेख मिल जाता है, अच्छा खासा दिखता भी है। उसके बाद वो चीज़ें उतना स्ट्रांग नहीं दिखाई देता है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनका शपथ सबको पता है, उनकी शपथ गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ले लिया जाता है। वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करता है संसद यानी पार्लियामेंट।
शपथ की चर्चा भी अगर आपसे पूछा जाए तो अनुसूची 3 इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूची 3 में इस बात का प्रावधान किया गया है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, संसद के संबंध में ये जो आपके मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वह दोनों सदनों में बैठ सकता है। अगर लोकसभा का चुन के गया है तो राज्यसभा में बैठ सकता है, और राज्यसभा में चुन के गया है तो वो लोकसभा में बैठ सकता है। यानी मंत्री अगर है तो वह दोनों सदनों में बैठ सकता है, अपना ओपिनियन रख सकता है, बात रख सकता है, यहाँ तक कि वो अपने पक्ष रखते हुए कई सारी चीज़ें डिबेट में शामिल हो सकता है। लेकिन एक बात गौर करने बात है कि जब उसको मत देना होगा किसी भी मामले में, किसी भी निर्णय में, तो वह मत सिर्फ अपने ही सदन में देगा। अगर लोकसभा का है तो लोकसभा में, राज्यसभा का है तो राज्यसभा में ही वो। ब्रिटेन में कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। अगर आप ब्रिटेन के संसद में देखें तो वहाँ पे क्या है कि ब्रिटेन में जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने वहाँ के मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप ब्रिटेन के मंत्री के संबंध में या वहाँ के व्यवस्था को अगर देखेंगे तो आप देखिए कि ब्रिटेन में जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, मान लीजिए सार्वजनिक कार्य के लिए पब्लिक वेलफेयर वाला जो भी कार्य है उसके लिए अगर राजा ने मान लीजिए कोई एक आदेश जारी करता है, वहाँ का राजा, तो वो जो राजा का द्वारा किया गया आदेश है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जितने भी मंत्री होंगे आंख बंद करके उनको क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। सारे के सारे मंत्री स्वीकार कर लेते हैं, राजा का आदेश सब मंत्री स्वीकार कर लिए। और ये भी जान लीजिए कि ये जो आदेश होता है इस आदेश पर ये मानना भी होता है। अगर मान लेते हैं कि राजा के द्वारा दिया गया जो आदेश है वो अच्छा नहीं है, कानून का उल्लंघन कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पूरी की पूरी व्यवस्था में न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि राजा का आदेश उल्लंघन कर गया और उस पर जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन उस पर स्वीकार किसने किया, हस्ताक्षर किसने किया है, मंत्री लोग। तो मुकदमा किस पे चलेगा, मंत्री पर, राजा पर नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं ना, हमारे वहाँ वाला प्रावधान अलग है, उनके वहाँ अलग है। यानी वहाँ पर राजा के ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि राजा का आदेश सर्वमान्य है, लेकिन मंत्री के ऊपर चल रह सकता है। वो पंचायत वाली मूवी देखे हैं ना, उसमें भूषण भैया क्या कहते हैं, देख रहे हो ना विनोद, तो देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया को लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी सिखाने वाला ब्रिटेन अपने वहाँ खुद राजा का गजब का अस्तित्व बना के रखा हुआ है। यानी अपने वहाँ राजा को अछूता रख रहा है, चीज़ से उसको सर्वोपरि रख रहा है। हमारे वहाँ के राजतंत्र को ही खा गए सब। तो ये व्यवस्था प्रावधान किया गया, राजा के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वहाँ पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, राजा मुकदमा नहीं चला सकता। हालांकि हमारे वहाँ राष्ट्रपति पे भी ये प्रावधान किया गया। इसके अलावा कहा जाता है, एक मुहावरा है ब्रिटेन में कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। यानी ये ब्रिटेन के सेंस में एक कहावत है कि वहाँ का राजा कभी गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब जो आदेश है वो पालन करना ही होगा। भारत के सेंस में अगर देखें, जो हमारे वहाँ का मंत्री होता है वो कोई विधिक प्रावधान या कह सकते हैं कोई विधिक जिम्मेदारी का प्रावधान नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद के मंत्री लोगों ने राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति माने ना माने वो तो अलग की बात है, तो अगर वो सलाह अगर ऐसा है कि कानूनी दायरे के अंतर्गत आ जाता है तो इस संबंध में वो किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी उस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते आप। ठीक है, एक बात और समझिएगा, भारत के संबंध में अगर कोई मंत्री जो कि मंत्रिपरिषद का है सदस्य, यह बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य रहे ही मंत्रिपरिषद की सदस्यता क्या कर सकता है, ले सकता है। मतलब मंत्रिपरिषद में आ सकता है, मंत्री बन सकता है। लेकिन ये पता है कितने माह तक, केवल 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के भीतर इसको संसद के किसी भी सदन की क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी। और मजे की बात यह है कि अगर ये सदस्यता नहीं ले पाते हैं तो इनकी मंत्री पद से इन्हें क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इनका पद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कई बार मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया। अभी तो लगभग वो चीज़ें हमें भले नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ ये हुआ है कि कई बार मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया। भारत में ही अगर आप देखें कई बार ऐसा हुआ है, तो कई बार ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कि यहाँ पर उप प्रधानमंत्री को शामिल किया गया। जैसे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार थी तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इनको भी मंत्रिपरिषद में क्या किया गया था, तो शामिल किया गया था। उसी तरीके से इंदिरा गांधी जी के समय में अगर आप देखेंगे तो मोरारजी देसाई को जो है क्या बना दिया गया था, उप प्रधानमंत्री थे और उनको भी मंत्री में शामिल किया गया। तो देखिए मोरारजी देसाई इंदिरा जी की सरकार में, मोरारजी की सरकार में चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह के समय में जगजीवन राम, और बीपी सिंह जब सरकार में आए तो उस समय देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, मंत्री बना दिया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपको तो पता हुआ कि आडवाणी जी अभी
मतलब अटल जी तो नहीं रहे, तो वो चीज़ें एक आडवाणी भी मतलब इसमें शामिल रह चुके हैं। हालांकि दावेदार थे, मतलब ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अभी वो चीज़ें संभव नहीं हो पाया। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बंद कर लो। तो अगर आपने ये तो देख लिया, आपने लिख लिया, अगर हम एक चीज़ एक बार फिर से रिकॉल करा दें आपको सारी चीज़ों को ठीक से एक बार, देखिए मंत्रिपरिषद क्या था, तो आपने देखा कि इसमें कई सारी श्रेणियां हमने बात कर रखी थी। जैसे मंत्रिपरिषद में आपने कैबिनेट स्तर के मंत्री देखे, उसके बाद राज्य मंत्री देखा आपने। राज्य मंत्री मैंने कहा कि जब कैबिनेट मंत्री के कार्यों को सहायता देने के लिए होता है राज्य मंत्री, अगर कैबिनेट मंत्री नहीं है तो उसकी जगह पर अगर राज्य मंत्री काम करता है तो वो स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री कहलाता है। एक राज्य मंत्री तो है ही वो, अगर नहीं है कैबिनेट में जाके तो राज्य मंत्री कहलाता है। एक तरह से एक बात और आपको समझना चाहिए, उसको सहायता करने के लिए, उन दोनों को सहायता करने के लिए उपमंत्री होता है, फिर संसदीय सचिव होता है। मैंने बताया था कि जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो दोनों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है मंत्रिमंडल। इसके अतिरिक्त आपको दिखाई देता है अतिरिक्त प्रभार। बड़ी आसानी से इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई मंत्री है, किसी डिपार्टमेंट का मंत्री उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए हम शिक्षा मंत्री को ले रहे हैं। अगर मानिए कि ये शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री जो हैं उनके पास जो काम है अपना शिक्षा मंत्री का वो काम कर ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त अगर उसको एक और काम दे दिया गया, जैसे बाल विकास मंत्रालय दे दिया गया, बाल विकास का अगर क्षेत्र दे दिया गया, तो अगर ये काम ले लेते हैं शिक्षा मंत्री, अगर बाल विकास वाला भी ले लेते हैं, तो क्या हो गया, उनके लिए उनके पास अतिरिक्त प्रभार हो गया। तो अतिरिक्त प्रभार वाला मंत्री क्या हो जाता है कि जब कोई मंत्री अपने मंत्रालय के साथ साथ कोई और मंत्रालय को भी एफिलिएटेड कर दिया जाता है, ले लेता है, तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार। मान लीजिए कोई मंत्री मना कर दे, शिक्षा मंत्री मना कर दे कि मैं नहीं ले सकता, तो फिर ये बाल विकास कहाँ जाएगा, फिर ये बाल विकास पहुँच जाता है पीएमओ। अब ये देखिए, ये बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पर जैसे यह है तो ना काम बड़े त्वरित ढंग से, बड़ी फास्ट होता है। तो देखिए पीएमओ में आने के बाद त्वरित होता है, त्वरित गति से काम होता है, जितने भी कार्य होते हैं वो काफ़ी त्वरित गति से कार्य होता है पीएमओ। तो देखिए अगर शिक्षा मंत्री वाला मामला है, बाल विकास होगा तो अतिरिक्त, नहीं हुआ तो वो पीएमओ के पास चला जाता है और बहुत ही त्वरित ढंग से काम देखा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि किचन कैबिनेट का भी नाम आपको सुनने को मिलता है। देखिए जब प्रधानमंत्री अपने सबसे निकटतम लोगों को, समझ रहे ना, एक तरह से घेरे के अंदर घेरा, जैसे एक बड़ा सा घेरा है, ये घेरा है आपका मंत्रिपरिषद का, इसके अंतर्गत आपने देखा एक घेरा मिल गया, इससे और छोटा परिषद मिला आपको मंत्रिमंडल का, मतलब मंत्रिपरिषद बड़ा, उससे छोटा मिला आपको मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, लेकिन मंत्रिमंडल पावर में ज़्यादा है। उसी तरीके से अब इसके अंतर्गत आ जाता है, इसके भी अंदर और छोटा हो गया कैबिनेट, किचन कैबिनेट। अब इसमें प्रधानमंत्री है और उसके जितने भी मतलब विश्वास पात्र हैं, जो जिस पे वो बिलीव कर सकता है। अब वो विश्वास पात्र में कोई भी हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, उसके विश्वसनीय मंत्री हो सकते हैं, जो बहुत ही विश्वसनीय मंत्री हो, जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, अगर वो चाहे तो इसमें उनको शामिल कर सकता है। यह प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को इसमें शामिल कर सकता है। तो ये कहलाता है किचन कैबिनेट, यानी एक शब्द में कहें तो एक घेरे के अंदर घेरा। कहते हैं एक व्यक्ति है ग्लैडस्टोन, इन्होंने देखिए कितने अच्छे से उसको परिभाषित किया है। कहा है कि जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल कैबिनेट होता है, वो सूर्य के समान होता है। इसके चारों तरफ अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं ना, उसी तरीके से जो कैबिनेट है उसके अगल बगल मंत्रिपरिषद के लोग जो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो वो उसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल वे में दिया था। तो ये रहा आपके क्लास का ये सारा व्यू। अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी आपका अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।